आज हम उस सियासत के उस पहलवान की बात करेंगे, उस पहलवान की राजनीति का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे जिन्हें नेताजी के नाम से पुकारा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद मुलायम सिंह यादव शायद दूसरे ऐसे नेता हैं हमारे देश में जिन्हें नेताजी कहा जाता है। राजनीति में चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं होता, दिल जीतना भी बहुत जरूरी है और मुलायम सिंह ऐसे ही नेता थे। मुलायम सिंह ने चुनाव और दिल जीतकर एक सामाजिक क्रांति की। और जैसा हम आपको बता रहे थे कि राजनीति को हमारे देश में लोग समझते हैं कि यह सिर्फ चुनाव जीतने का ही काम है। चुनाव जीतना, सरकार बनाना या सरकारों को गिराना यह अलग बात है। इसके साथ आपको मन भी जीतना चाहिए और राजनीति में आने के बाद आपने समाज में कितना बदलाव किया या आप समाज पर कितना प्रभाव छोड़ पाए, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। मुलायम सिंह 50 वर्षों से अधिक समय तक राजनीति में सक्रिय रहे। अब हम आपको मुलायम सिंह यादव की 5 खासियत बताएंगे। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को इन खासियतों को तो समझना ही चाहिए, बाकी के जो लोग हैं उन्हें भी समझना चाहिए। आजकल के जो नेता हैं उन्हें ध्यान से देखना चाहिए और अगर आपको राजनीति में जरा भी दिलचस्पी है तो आपको भी देखना चाहिए। पहली बात, मुलायम सिंह एक बहुत ही ऑर्गेनिक नेता थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे। MSY यानी मुलायम सिंह यादव ने MY यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूला पर जबरदस्त काम किया। यह फॉर्मूला चुनावों में सुपरहिट रहा और आज भी बड़े बड़े नेता और पार्टी उन्हीं के इस फॉर्मूले पर चल रहे हैं। मुलायम सिंह में जबरदस्त राजनीतिक सूझबूझ थी जो कि एक नेता को के अंदर जरूर होनी चाहिए और वो गठबंधन की राजनीति के चैंपियन थे। मुलायम सिंह उन नेताओं में माने जाते हैं जो उम्र भर जमीन से जुड़े रहे और उनका गांव कनेक्ट हमेशा बना रहा। मुलायम सिंह की एक खूबी यह भी थी कि वो अनप्रेडिक्टेबल थे, यानी उनके साथी और उनके विरोधी कभी भी उनकी अगली चाल को भांप नहीं पाते थे, वो सबको हैरान कर देते थे। अब हम मुलायम सिंह यादव की इस पॉलिटिकल यूएसपी का एक एक करके आपके लिए विश्लेषण करते हैं। ऑर्गेनिक नेता, यानी आज की पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि मुलायम सिंह बिना ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम के लगभग 55 वर्षों तक राजनीति के चैंपियन कैसे रहे। आजकल के जमाने के जो नेता हैं वो तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही रहते हैं, लेकिन मुलायम सिंह सोशल मीडिया पर नहीं थे। बिना सोशल मीडिया के उनकी नेटवर्किंग जबरदस्त थी। लोगों के लिए काम करते हुए उन्होंने अपना शानदार नेटवर्क तैयार किया। वो अपने गांव कस्बे के हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होते थे। किसी के भी परिवार में कोई शादी ब्याह है, कोई मातम है और किसी तरह का उत्सव है, मुलायम सिंह हमेशा अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता के घर जाते थे, परिवार में जाते थे और उनके हर सुख दुख में शरीक होते थे। तो ये आजकल के नेताओं को समझना होगा। आजकल के नेता गांव से दूर शहरों में रहते हैं और शहरों में बैठे बैठे अपने बड़े बंगले में सोचते हैं कि वो यहीं से एक ट्वीट कर देंगे, यहीं से एक फेसबुक लाइव कर देंगे, अपना वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे और उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उन्हें देखकर सोशल मीडिया पर अपने फोन पर देखकर खुश हो जाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है। मुलायम सिंह यादव ने ऐसा कभी नहीं किया, तो ये उन्हें अलग बनाता है। MSY ने MY फॉर्मूला दिया और ये जो MY फॉर्मूला है ये मुलायम सिंह यादव ने अपनी खुद की राजनीतिक प्रयोगशाला में इसे बनाया, ये प्रयोग किया और MSY यानी मुलायम सिंह यादव ने इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाया। MY वोट बैंक को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। MY वोट बैंक का मतलब है मुस्लिम प्लस यादव। उत्तर प्रदेश के लगभग 9% यादव और करीब 18% मुसलमानों को एक साथ एक मंच पर लाकर उन्होंने अपना एक अलग वोट बैंक बना लिया। इस वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने के लिए ही मुलायम सिंह यादव ने 90 के दशक में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस फॉर्मूले का ही परिणाम है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इकलौती ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को आज भी चुनौती दे सकती है, इतनी ताकत रखती है। और उस जमाने में मुलायम सिंह पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था। 1996 में जब देवेगौड़ा सरकार बनी तब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने। मुलायम ने रक्षा मंत्री रहते हुए कई बड़े फैसले किए और इन फैसलों के कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। शायद आपको नहीं पता होगा, बताते हैं आपको। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के एक पत्र व्यवहारों में हिंदी को प्राथमिकता दी। जब वो रक्षा मंत्री बने उन्होंने कहा कि हिंदी का इस्तेमाल होना चाहिए और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने वायुसेना में सुखोई 30 विमानों का पहला बेड़ा शामिल किया था। इसे आज भी वायुसेना की बैकबोन कहा जाता है। और मुलायम सिंह यादव अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में वंशवाद के भी बहुत खिलाफ थे। वो समाजवादी थे
और लोहिया के साथ मिलकर कांग्रेस पर वंशवाद के लिए हमेशा निशाना साधते थे। लेकिन बदलते वक्त में मुलायम सिंह यादव का अपना कुनबा ही वंशवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बना। आज की तारीख में उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। कुछ बड़े नामों की बात करें तो रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव सबसे मुख्य नाम है। उनके बड़े भाई अभय राम यादव के बेटे धर्मेंद्र यादव 3 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2019 में वो चुनाव हार गए थे लोकसभा का। फिर उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव भी राजनीति में नहीं है, लेकिन प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव राजनीति में सक्रिय हैं। अपर्णा फिलहाल बीजेपी में है और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई राजपाल यादव के बेटे अंशुल भी सक्रिय राजनीति में है। तो उनके परिवार के बहुत सारे लोग बाद में राजनीति में आए और जब उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी तो असल में स्थापना यही कहकर की थी कि वो समाजवाद लाना चाहते हैं। तो आज के नेता मुलायम सिंह यादव से ये सीख सकते हैं कि चाहे वो रहें कहीं भी, चाहे कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन अपने गांव से और अपने इलाके से अपने रिश्ते को कभी भी कमजोर नहीं करना चाहिए और उस रिश्ते को वायरलेस नहीं बनाना चाहिए। उस रिश्ते को एक मजबूत वृक्ष की तरह उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर होनी चाहिए और उन्हें रिश्तों से सींचना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने वही किया, मुलायम सिंह ने भी वही किया। इसलिए आज भी जब उनका पार्थिव शरीर सैफई ले जाया गया या अस्पताल में जब लोग आए थे तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो बहुत भावुक हो रहे थे, जो दूर दूर से चलकर आए थे। ऐसे लोग जिनके पास शायद अपने बस का किराया भी नहीं है, लेकिन वो लोग भी किसी तरह से भूखे पेट जैसे भी आए। लेकिन वहां कुछ लोग अस्पताल में पहुंचे, हजारों लोग सैफई पहुंच गए। और बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह कभी भी अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने परिवार को यह कह के रखा था कि साल में कम से कम 2 बार सैफई उन्हें जरूर आना है और कोशिश ये करनी है कि होली दिवाली जैसे जो बड़े त्योहार हैं वो पूरे परिवार को सैफई में आकर ही मनाना है, ताकि सारा परिवार एक साथ अपने गांव में इकट्ठा हो सके। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में कोई बहुत बड़ा नया मोड़ आने वाला है। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटों में रशिया की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 10 से ज्यादा शहरों पर बहुत सारे हवाई हमले किए हैं, जिनमें अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर सेना रशिया के पास है और रशिया के पास 9 लाख सैनिकों की फौज है, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 2 लाख सैनिक हैं। रशिया के पास आधुनिक लड़ाकू विमान और हथियार हैं और रशिया अमेरिका के बाद दुनिया को हथियार बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा रशिया दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति भी है और उसके पास 6000 से ज्यादा परमाणु हथियार है। लेकिन इसके बावजूद सवाल वही है कि जब रशिया की सेना इतनी शक्तिशाली है तो फिर 229 दिन बीत जाने के बाद भी युद्ध किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंचा और अब अचानक से रशिया ने यूक्रेन पर हवाई हमले इतने तेज क्यों कर दिए। राजनीति की खबर आपको बताई, युद्ध की खबर आपको बताई, लेकिन आज आपके लिए एक बड़ी स्पेशल खबर है और वो आपके लिए एक सरप्राइज भी है। अब हम आपकी मुलाकात भारत के सबसे युवा मलखंब खिलाड़ी से करवाएंगे, जिसकी कहानी आज आपको सफलता का नया फॉर्मूला बताएगी। और हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, युवा हैं, तो आज आपको उन सारे बच्चों और युवाओं के साथ ये खबर देखनी चाहिए, क्योंकि ये खबर असल में आपके लिए है, देश के हर परिवार के लिए है और युवाओं के लिए है। इस खिलाड़ी का नाम है शौर्यजीत और ये जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर सिर्फ 10 साल का है। शौर्यजीत ने गुजरात में चल रहे नेशनल गेम्स की मलखंब प्रतियोगिता में ब्रोंज मेडल जीता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बच्चे की प्रशंसा करते हुए इसे एक बहुत बड़ा स्टार बताया है। मलखंब भारत का एक प्राचीन खेल है जिसमें इस तरह रस्सी से बंधे लकड़ी के एक खंबे पर खिलाड़ी द्वारा करतब दिखाए जाते हैं और यह खेल संतुलन का है, शारीरिक लचीलेपन का है और यह खेल अनुशासन का भी है। और शौर्यजीत की इस कहानी से आज आप बहुत सीख सकते हैं। पहली सीख है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना। 30 सितंबर को जब शौर्यजीत का पूरा परिवार उसे नेशनल गेम्स में भेजने की तैयारी कर रहा था, उसी समय उसके पिता की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई और इस घटना के बाद हर किसी को यही लगा कि अब यह बच्चा नेशनल गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाएगा और अगर लेगा भी तो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि उसे अपने पिता की मौत का गहरा सदमा लगा था। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके बाद इस बच्चे ने क्या किया? वो अपनी मां के पास गया और उसने अपनी मां से कहा कि वो अपने पिता को खो चुका है लेकिन अब अपने पिता के सपने को नहीं खोना चाहता। सोचिए 10 साल की उम्र में ऐसा दृढ़ संकल्प आपने
इतनी कम उम्र के बच्चों में देखा नहीं होगा। समाज में जो मेहनतकश लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं, मेहनत से काम करते हैं, उनका लगातार हम देखते हैं कि अपमान हो रहा है, क्योंकि हमारे देश का एक ऐसा वर्ग है जो इन लोगों को गरीब समझता है और वो सोचता है कि गरीब की कोई इज्जत नहीं है। और गरीब को उसकी इज्जत दिलाने के लिए, गरीब को उसका सम्मान दिलाने के लिए ही हमने ये नई मुहिम शुरू की है, जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान। इसलिए आप भी इस मुहिम के साथ जुड़िए। ये देश की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति है और इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657900895। आप अपना वीडियो बनाइए, हमारे साथ शेयर कीजिए और हम उसे पूरे देश के लोगों के साथ शेयर करेंगे, आपकी कहानी उन तक पहुंचाएंगे और एक सामाजिक बदलाव हमारे देश में लाने की कोशिश करेंगे।